प्रश्न देखते हैं। तो धन पूर्णांकों को बताइए। तो पहला वाला स्पष्ट है कि -3 है, तो धन पूर्णांक नहीं है। दूसरा वाला 4/7 है, धन का तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूरी पूरी गिनती नहीं है, इससे हम कुछ भी गिन नहीं सकते, ये भी नहीं है। तीसरा 6, तो 6 जो है हमारा, लेकिन इसके आगे देखेंगे 6 - 8, ये पूरी गिनती, तो 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 बचेगा, तो ये भी नहीं है। फिर अगला देखेंगे 8/2, 8 को 2 से भाग करेंगे, 2 चक्कू 8, 4 आएगा, और 4 धन का भी है, पूर्णांक यानी कि ये है। 3 × 6 करेंगे, 3 × 6 = 18, और धन का आएगा और पूर्णांक भी है, यानी ये भी है हमारा धन पूर्णांक। फिर अगला है -3 × -6, इनकी जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा, -3 × -6, जब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा हमारी प्लस आ जाएगी, 3 और 6 की गुणा 18, यानी कि +18, तो ये धन पूर्णांक है। √2, ये तो दिखने में ही है कि पूर्णांक ही नहीं है, वर्गमूल 2 है, 2 का वर्गमूल जो है दशमलव में आएगा, 0.414, तो ये नहीं है। तो बहुत आसान सा प्रश्न था, धन पूर्णांक बताने हैं। फिर अगला है a एक धन पूर्णांक है, तो दिखाइए कि संख्या a × a+1 × a+2 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब देखिए, एक धन पूर्णांक यानी कि ये गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। तो संख्या कौन सी है? a, कोई चिन्ह नहीं बना है, नहीं गुणा है, × a+1 यानी कि अगली गिनती, × a+2 यानी कि उससे भी अगली गिनती। तो कोई भी 3 गिनती ये लगातार है, तो 3 संख्याएं लगातार हैं, इनका गुणा है यहाँ पर। जैसे हमने ले लिया 4 5 6, या हमने ले लिया 5 6 7, या हमने ले लिया 6 7 8, या कोई भी इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखें, जब 3 गिनती हम लगातार लेंगे तो उसमें से एक गिनती सम जरूर होगी, यानी 2 से कट जाएगी, और एक गिनती 3 से जरूर कटेगी। जैसे 4 5 6 में 4 किससे भाग हो जाएगी? 2 से। 6 किससे भाग हो जाएगी? 3 से। यानी कुल मिलाकर के 2 × 3 यानी 6 से भाग हो जाएगी। इस तरह से इसमें देखें, 6 है, 2 से भी भाग चली जाएगी और 3 से भी भाग चली जाएगी, यानी 6 से। इसमें देखें, 8 को किससे भाग हो जाएगी? 2 को, और 6 को किससे भाग हो जाएगी? 3 को, यानी कुल मिलाकर 6 से भाग हो जाएगी। तो अगर कोई भी 3 गिनती हैं तो उसमें से एक गिनती 2 से भाग जरूर होगी, एक गिनती को 3 से जरूर भाग हो जाएगी, तो यानी कि लगभग उनमें जो है पूरा पूरा 6 से भाग हो जाएगी। फिर अगला देखें हम लोग, उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती। ये बताया था, जैसे लिखा था 2 + 3 + 5, इसको हल करना है तो पहले हमने ब्रैकेट हल कर लिया, 2 + 3 + 5 का मान 8 आएगा, 2 और 8 10। अब वितरित करने का मतलब कि जो 2 और प्लस है ये 3 के साथ भी वितरित हो और 5 के साथ भी वितरित हो, बीच में प्लस का निशान है लगा रहे। 2 को जब 3 के साथ वितरित करेंगे 2 + 3, 2 को 5 के साथ वितरित करेंगे तो 2 + 5, हल करेंगे, 2 + 3 मतलब 5, बीच में प्लस का निशान था, 2 + 5 मतलब 7, 5 और 7 मतलब 12। उत्तर हमारा क्या आ रहा था? 10, और इधर उत्तर क्या आ रहा है? 12। तो उत्तर अलग अलग है, इसका मतलब कि योग में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती। फिर अगला है, a और b धन पूर्णांक है और a > b, यानी कि a b से बड़ा है। तो गिनती a बड़ी है और b छोटी है, तो कौन सी धन पूर्णांक होंगी? अब यहाँ पर एक उदाहरण ले लें, a बड़ा है तो हमने a को मान लिया 7 ले लिया, और b छोटा है तो b को हमने 3 ले लिया। a और b दोनों का जोड़, तो जब दोनों ही धन पूर्णांक हैं तो जोड़ जो है वो धन पूर्णांक होगा, जैसे यहाँ पर 7 और 3 10, तो धन पूर्णांक है। a - b, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, 7 में से 3 गया 4, तो ये भी धन पूर्णांक है। b - a, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो ये धन पूर्णांक नहीं होगा। a b दोनों की गुणा कर दें तो गुणा करने से जो है धन का उत्तर आएगा, धन पूर्णांक है। b/a, अब b/a यानी कि जैसे हमने करा ऊपर छोटी गिनती नीचे बड़ी गिनती,
तो कभी भी ये धन पूर्णांक नहीं आएगा, पूरा पूरा कटेगी ही नहीं। जैसे 3/7, छोटी गिनती ऊपर है नीचे बड़ी है तो कभी भाग होगी ही नहीं, तो ये धन पूर्णांक नहीं होगा। तो हो गया आसान सा प्रश्न ये। दिखाइए कि निम्न संख्याओं का समुच्चय योग और गुणा के सापेक्ष समृद्ध है लेकिन अंतर और गुणा के लिए समृद्ध नहीं है। तो समृद्ध, जैसा कि बात हुई थी कि ये धन संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये सम संख्याएं हैं। तो उत्तर भी हमारा सम ही आना चाहिए। समृद्ध का मतलब हुआ कि जो चीज़ हमने ली है, अगर धन पूर्णांक ली है तो धन पूर्णांक उत्तर आना चाहिए। सम संख्याएं ली हैं तो सम संख्या ही उत्तर आना चाहिए। यही यहाँ पर समृद्ध समुच्चय होता है। तो अब कोई सी भी दो संख्या देखें, 2, 4, 6, 8 है, जैसे हमने 2 और 8 ले लिया तो 2 और 8 का जो जोड़ है वो 10 आया, ये भी सम संख्या है। 2 और 8 का जो गुणा है वो 16 आया, ये भी एक सम संख्या है। लेकिन अंतर हम देखें, अंतर और गुणा के लिए समृद्ध नहीं है। जैसे 8 में से 2 घटाया तो उत्तर क्या आया हमारा, 6, ये तो सम है। लेकिन अगर उल्टा घटाएं, 2 - 8 कर दें तो -6 निकल रहा है, तो ये सम तो है लेकिन ऋणात्मक है, ऋणात्मक सम पूर्णांक है। तो इसलिए अंतर पर ये समृद्ध नहीं है। और भाग, यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है ये गुणा नहीं होगा, यहाँ पर ये भाग होना चाहिए। और भाग के लिए क्या है, जैसे 8 को हमने 2 से भाग करी तब तो उत्तर 4 आया, लेकिन 2 को अगर 8 से भाग करेंगे तो उत्तर हमारा पूर्णांक नहीं होगा और सम भी नहीं होगा, तो सम नहीं आएगा और पूर्णांक भी नहीं होगा। इसीलिए ये योग और गुणा के सापेक्ष समृद्ध है, अंतर और गुणा के लिए, अंतर और भाग के लिए समृद्ध नहीं है। बीस और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। अब देखिए भाषा यहाँ पर सही से पढ़ लेंगे। 20 और 40 के बीच समस्त सम लिखने हैं और धन के होने चाहिए और पूर्णांक होने चाहिए। तो 20 और 40 के बीच अगर हम 21 लिखते हैं तो 21 सम नहीं है, क्या हो जाएगा 22। 23 सम नहीं है तो क्या हो जाएगा 24। 25 विषम संख्या है तो अगला क्या हो जाएगा 26। बस 2 के अंतर से सब लिखते जाएंगे। 28, 30, 32, 34, 36 और 38। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हम सम शब्द को जरूर ध्यान देंगे। जिन्होंने बच्चों ने सम को ध्यान नहीं दिया है तो वो क्या करेंगे, 21, 22, 23 लगातार लिखते चले जाएंगे। फिर अगला 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य मतलब जो किसी से न कटे, तो क्या क्या हो जाएगी हमारी, 2 किसी से नहीं कटती है, 3 किसी से नहीं कटती है, 4 तो हमारी कट जाती है, 5 किसी से नहीं कटेगी, 6 कट जाएगी, 7 ये भी किसी से नहीं कटेगी, 8 भी किसी से कट जाती है 2 से, 9 भी भाग हो जाता है 3 से। तो ये हमारे हो गए अभाज्य धन पूर्णांक। फिर अगला 2a+1 का क्रमानुयायी, यानी कि क्रम से आगे आने वाला पूर्णांक। तो जैसे 3 है, 3 के आगे आने वाला पूर्णांक हमको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 3 में 1 जोड़ दिया तो उत्तर आया 4। तो इसी तरह से 2a+1 का क्रमानुयायी क्या होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे। अब 2a में तो 1 जुड़ेगा नहीं, लेकिन 1 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2a+1 और 1 2। तो ये क्रमानुयायी हो गया। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। अभी याद कर लेंगे, योगात्मक प्रतिलोम मतलब जिसके जोड़ने से उत्तर 0 आए। अब जोड़ेंगे कैसे, उल्टा। जैसे 2 में क्या जोड़ें, -2, प्लस माइनस से गुणा हो जाएगी, 2 - 2 0। तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -2। या -2 में क्या जोड़ें, तो +2, तो उत्तर 0 आएगा। तो केवल चिन्ह बदल देते हैं। तो 2/3 है तो 2/3 में हम क्या जोड़ें कि उत्तर 0 आ जाए, तो -2/3 जोड़ें। तो जोड़ के देख भी लें, अगर ये जोड़ते हैं, हल करेंगे तो प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, 2/3
-2/3, तो उत्तर 0। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया इसका उत्तर? -2/3। इसी तरह से गुणात्मक प्रतिलोम होगा कि किससे गुणा करें उत्तर 1 आए। जैसे -5 है, इसको किस संख्या से गुणा करें उत्तर 1 आ जाए, तो उसकी उल्टा अंश को हर को अंश बना देते हैं। तो 1/-5 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, तो उत्तर 1 आ गया। यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया -1/5 या 1/-5। P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम का नियम क्या हो गया? सिंपल माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो P+Q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो गया? P+Q लिखा ब्रैकेट में, माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसी तरह से P-Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? सिंपल P-Q लिखा और माइनस का चिन्ह लगा दिया। x के किस मान के लिए कथन सत्य है? अब देखेंगे यहाँ पर गिनती हमारी क्या है? 5, 3, 2। इधर क्या है? 5, 3 और 2 नहीं है, तो x बराबर कितना आना चाहिए? 2। तो x के मान 2 के लिए कथन सत्य है। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, यानी कि उसको उसी में जोड़ दो उत्तर 0 आ जाए? तो आप देखेंगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ शून्य है। शून्य को शून्य में जोड़ने से उत्तर शून्य आता है। एक समधन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a-1 यानी इससे पहले वाली और इंटू a+1 यानी इससे बाद वाली का गुणा सम है या विषम। एक हम उदाहरण लेकर देखते हैं। एक समधन पूर्णांक यानी 4, तो 4 से एक पहले वाली संख्या 3, 4 से एक बाद वाली संख्या यानी 5, इनकी गुणा करने से कितना उत्तर आ रहा है? 15। 15 कैसा है? विषम। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? विषम। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। ये आप लोगों ने कक्षा 8 में खूब बनाया होगा। इस तरह से संख्या रेखा पेंसिल से बनाएंगे, बराबर दूरी पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5 और 7 का योग कितना आएगा? 12, वो भी प्लस के। तो यानी हमें माइनस की संख्या रेखा ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 0 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से। तो पहले 5, तो 0 से चले इस तरह से, यहाँ पर पहुँचे, तीर के निशान लगा देंगे, तो हो गया हमारा 5। फिर कितना? 7, तो 5 से 7 खाने और बढ़े, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कहाँ पर पहुँचेंगे? 12 पर। किधर को चल रहे हैं? तीर के निशान बना देंगे, उस पर 7 लिख देंगे। अब हम टोटल देख लेंगे, शून्य से चल करके लास्ट में कहाँ पर पहुँच रहे हैं? 12 पर। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा 12। तो संख्या रेखा पर योग दिखा दिया। पूरा चित्र जो है पेंसिल से बनेगा। अब सत्य और असत्य बताने हैं। तो पहला वाला पढ़ेंगे हम। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। तो ऐसा तो होगा ही नहीं। जैसे 5 है एक अभाज्य, 3 है, जब इनकी गुणा करेंगे तो 15 आया। 15 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 15 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी। तो पहला वाला गलत है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, जैसे 5 और 3 जोड़ा तो कितना आया? 8। अब 8 जो है कट जाएगा 2 से भी, 4 से भी। तो कह रहा है कि सदैव अभाज्य होता है, तो ये भी गलत, यानी कटता नहीं। अभाज्य मतलब न कटे। फिर सी वाला, ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं, जैसे मान लो एक -2 है, एक -3, तो a+b यानी कि दोनों का जोड़ भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो सही बात है। -2 -3 जोड़ेंगे तो -5 उत्तर आएगा, तो ये सही है। तो ये भी एक ऋण पूर्णांक ही होगा। फिर एक धन पूर्णांक है, तो दिखाइए कि संख्या a+1, a+2, a+3, 4 संख्याएं हो गई। a+1 गुणा में, इंटू a+2 गुणा में, a+3 गुणा में, और 4 संख्याएं। अब कोई भी हम 4 संख्या देखें, जैसे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 लगातार वाली, तो अब कोई भी एक संख्या 2 से जरूर विभाज्य होगी, एक संख्या 3 से जरूर विभाज्य होगी, एक संख्या 4 से जरूर विभाज्य होगी। जैसे 4 से यहाँ पर कट जाएगा 8,
और 3 और 2 से यहाँ पर कट जाएंगे 6। तो कोई भी हम देखें, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो एक संख्या 2 से कटी रही है, 3 से कट रही है, 4 से कट रही है। तो जब इनसे कट रही है तो 2 3 4 की गुणा कर दें, 2 3 6 चौक 24, तो 24 से भी विभाज्य होगी। फिर अगला, एक सम धन पूर्णांक है, बी एक विषम है, तो बताइए कौन सी सम होगी कौन सी विषम। तो हम एक को एक सम ले लें जैसे 2, बी को एक विषम ले लें यानी कि 3। अब ये देख लें, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो सम हो गया। बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो ये विषम हो गया। तो कौन सी सम होगी, तो ए स्क्वायर सम है, बी स्क्वायर नहीं है। ए प्लस बी यानी कि 2 + 3, तो 5 आया, तो ये विषम है। ए गुणे बी यानी कि 2 गुणे 3 6, तो सम आ गई, तो ये सम है। ए इंटू ए प्लस 1 यानी 2 इंटू 2 + 1 यानी 2 इंटू 3 6, तो ये सम आ गई। बी इंटू बी प्लस 1 यानी 3 इंटू 3 + 1, तो 3 गुणे 4 12, तो ये भी सम आ गई। किन गुणधर्मों के अंतर्गत कथन सत्य है, 3 गुणे 8 + 7, तो इसमें क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा हो गया वितरण या बंटन नियम। 3 + 5 + 9, तो इसमें क्या हो गया, क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय। 3 गुणे 2, ये क्रम विनिमय नहीं, यहाँ पर हो गया हमारा साहचर्य नियम। 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, तो ये क्या हो गया, क्रम विनिमय। 3 गुणे 5 बराबर 1 गुणे 5, तो 1 का मान 3, तो ये तुलना वाला नियम हो गया। यहाँ पर हम लोग इसकी तुलना कर लेंगे। और फिर कह रहा है संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 तो 5 को दर्शाइए। तो पेंसिल से लाइन खींच के बराबर दूरी पर निशान लगा लेंगे, बीच में 0, और फिर 1 दिखाना है तो 1, दूसरे निशान को 2, तीसरा चौथा छोड़ देंगे, पाँचवें निशान पर 5 लिख देंगे। इसी तरह से -1 नहीं लिखेंगे, -2 लिख देंगे, -3 नहीं लिखेंगे, -4 नहीं लिखेंगे, -5, जिनको जिनको दर्शाना है केवल वही हम लिखेंगे। तो इस तरह से पहली प्रश्नावली हो गई, इसको हम लगाएंगे, हम लोग अभ्यास करेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।